हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 14 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 15 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है, आदि सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है, साथ ही इसमें आपकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। क्लियर? तो हम पूरा एसे पढ़ेंगे। अब आपके इस पूरे एसे को पढ़ें इससे पहले दो बातें जो इम्पोर्टेंट वो ये कि हमने एसे राइटिंग के लिए आपके लिए 2 सीरीज़ शुरू की हैं, जिसमें पहली हमारी सीरीज है एसे राइटिंग सीरीज, जिसके अंतर्गत हम अपनी तरफ से एसे को आपको कंप्लीट कराते हैं, उसका फ्रेम देते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसकी पीडीएफ देते हैं और आपको ये बताते हैं कि फला एसे को आपको कैसे लिखना है। जैसे ये एसे है, इसको ऑलरेडी हमने अपनी एसे राइटिंग सीरीज में डिस्कस किया था और जब हम वहाँ डिस्कस कर लेते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि अब आप उस विषय को लिखें, और जब आप उस विषय को लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजते हैं तो आपके द्वारा जो भेजा गया एसे है उसको चेक करने के लिए हम अपनी दूसरी सीरीज यानी कि एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज उसमें डिस्कस करते हैं। समझ गए? तो आप में से जिन बच्चों को एसे के प्रति काफ़ी अच्छी समझ बनानी है तो वो इन दोनों सीरीज़ों को देखा करें, ताकि वो समझ सके कि कैसे हमें गलतियों को दूर करना है। और एक बात और ध्यान रखना कि हम जो वहाँ एसे का तरीका डिस्कस करते हैं उसको अपनी इस डिस्कशन की सीरीज में उस तरीके को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। आपके द्वारा जो लिखा गया है उसी तरीके को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, केवल उस पर फोकस करते हैं। इसलिए अगर 14 बच्चों ने अगर अलग अलग लिखा है तो उन 14 तरीकों का अलग अलग आपको विश्लेषण मिलेगा, भले उसका विषय एक ही हो। ठीक है? तो इसलिए अवॉइड मत करना कि हो सकता है मास्टर का एक ही विषय है, उसी राग और उसी ताल में पढ़ा रहा हो। तो बिल्कुल भी नहीं, हर एक राग अलग हो जाता है, हर एक ताल अलग हो जाती है। ठीक है? तो इतनी बातें आप समझ गए। तो बिना देर किए हुए अब शुरू करते हैं। आपके द्वारा जो एसे भेजा गया है काफ़ी अच्छा आपका ये एसे है। आपका एसे है जो हम हैं वो संस्कार हैं, जो हमारे पास है वो सभ्यता है। ठीक है? आपने लिखा है संस्कार और सभ्यता को प्रायः एक दूसरे के साथ जोड़कर, साथ ऐसे बनाइए, जोड़कर देखा जाता है, लेकिन गहनता से। जब लेकिन आएगा तो यहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप नहीं आएगा, लेकिन गहनता से देखा जाए तो इसमें काफ़ी भिन्नताएं नज़र आती हैं। जहाँ सभ्यता भौतिकवादी पहलू से संबंध रखती है, वहीं संस्कार हमारे अंतर्मन की अनुभूति से। जहाँ सभ्यता व्यक्ति को भोग विलास की ओर धकेलने का काम करती है तो वहीं संस्कार उसे रोकने का। जहाँ सभ्यता व्यक्ति में सभ्य और असभ्य दोनों ही रूपों में अंतर्निहित हो सकती है तो वहीं संस्कार नैतिकताओं पर अडिग रहता है। अडिग नहीं, अडिग। ठीक है ना? ऐसे अडिग रहते हैं। सभ्यता समाज के बनाए गए नैतिक नियमों पर आधारित होती है तो वहीं संस्कार व्यक्ति को अपने माता पिता गुरुजन की सहायता से अपने अंतर मन से प्राप्त करता है। यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ ही संस्कार है। वहीं सभ्यता इसको फलने फूलने का वातावरण प्रदान करती है। संस्कार और सभ्यता का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि मानव का अस्तित्व। प्राचीन काल में जब मानव आदमखोर जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसे अपने अंदर छुपे नहीं, ठीक है, वो तो फिर छुपे रुस्तम हो जाएगा। ठीक है? संस्कारों की अनुभूति का ज्ञान नहीं था, तब वह अपने अस्तित्व को बचाने हेतु दिन रात विशाल काम नहीं, यहाँ पे वर्ड आएगा, बचाने हेतु दिन रात काफ़ी कठिन कार्य, ठीक है, या कृत्य, काफ़ी बड़े कृत्य। ठीक है? विशाल वर्ड नहीं अच्छा लगता, मतलब यहाँ पे अब ये बात अलग है कि आपका नाम विशाल है। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विशाल नाम बेकार है, विशाल वर्ड यहाँ पर नहीं अच्छा लगता है। ठीक है? वैसे विशाल नाम बहुत खूबसूरत है। जानवरों और कीड़े मकोड़ों और मौसमी परिघटनाओं से लगातार संघर्ष करता रहता था, यहाँ पे रहता भी आएगा। ठीक है? धीरे धीरे जब उसमें संस्कारों का फल प्रस्फुटित होने लगा तो वह उन्हीं जानवरों को अपने जीवन का अहम हिस्सा मानने लगा। आप जब लिख लिया करें ना तो एक बार इसको पढ़ा करें और पढ़ते वक्त तेज़ी से पढ़ा करें तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ कहाँ पे आपके जो वर्ड टूटे हैं वो जुड़ जाएंगे। ठीक है?
जिसका उदाहरण हमें प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखने वाली समाधान प्रणाली में मिलता है, जहाँ पर व्यक्ति को संस्कारों जानवरों के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। उसमें न केवल प्रकृति से प्रेम करना सीखा, उसने न केवल प्रकृति से प्रेम करना सीखा, बल्कि अब इसके बिना वह स्वयं को असहज महसूस करने लगा। यहीं से तो संस्कारों के बीजों का अंकुरित होने का एहसास ऐसे नहीं लिखा जाता, एहसास होता है, ठीक है, एड़ी वाली सा आती है। और इन्हीं के चलते सभ्यता भी अपनी नवजात अवस्था से प्रौढ़ होता है, ठीक है, पौढ़ नहीं होता है, अवस्था की ओर कदम रख रही थी। धीरे धीरे इसने इतना बड़ा आकार लेना शुरू कर दिया कि अब कई सभ्यताएं आपस में एक दूसरे के साथ उलझने लगी, और ये उलझन कब युद्धों में बदल गई पता ही ना चला। और इस बदलती सभ्यताओं के बीच हमें नैतिक विचारों से परिपूर्ण ऐसे महापुरुष देखने को मिले, जिन्होंने व्यक्ति को केंद्र में रखकर संस्कारों की बात की और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अभी बताएंगे, इस जगह पे बहुत खूबसूरत एक लाइन आप यूज कर सकते हैं। प्रकृति से प्रेम करना सिखाया, इसमें प्रमुख थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। इन्हीं की शिक्षाओं ने अशोक को अशोक महान बनाने का कार्य किया, जिन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर राजकाज को त्याग कर अहिंसात्मक जीवन जीने और कल्याणकारी मार्गों को बढ़ावा दिया। फिर आपने यहाँ पे लिखा है, यही तो संस्कार है जिन्हें मस्तिष्क पटल पर लाने में बौद्ध की शिक्षाओं ने एक उत्प्रेरक का काम किया। इसीलिए तो संस्कारों को अंतर्मन से जोड़कर देखा जाता है, और यही संस्कार समय पर चरित्रवान हो जाए तो किसी भी सभ्यता को चरम पर पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। और यदि इनकी अनुभूति ना हो पाए तो यही संस्कार अनभिज्ञता के चलते वही सभ्यता की ओर पतन की ओर उन्मुख हो जाते हैं, ठीक है। आप ये मत देखना कि ये क्या मैं लिख रहा हूँ, ये गलत है कि सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं अपने लिए बस कोड वर्ड लिख रहा हूँ, ताकि जब आपका रिव्यू करूँगा तो वहाँ पे इन कोड वर्ड की मदद से मैं समझ जाऊँगा कि अच्छा यहाँ पे मुझे क्या बताना था, ठीक है। तो ये मत समझना कि मतलब यहाँ पे क्या लिख दे रहे हो सर, समझ भी नहीं आ रहा, एस क्या है, एन क्या है, ठीक। ये कोड वर्ड है मेरे लिए, क्योंकि हम बार बार इसको पूरा तो पढ़ेंगे नहीं ना। संस्कार ही तो थे जिन्हें देखकर चाणक्य ने भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में चंद्रगुप्त को चुना। संस्कार ही तो थे जिनकी बदौलत कृष्णदेव राव जैसे पराक्रमी हुए। संस्कार ही तो थे जिन्होंने अकबर को अनपढ़ होने के बावजूद भी न सिर्फ मुगल काल का बल्कि भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ राजाओं की सूची में अग्रणी बनाया। और संस्कार ही तो थे जिन्होंने औरंगजेब को मुगल सत्ता के पतन का स्थापक बनाया। इन्हीं संस्कारों की कमी के चलते अंग्रेज, जो उस समय के तर्कशील विचार और वैज्ञानिक सोच के होते हुए भी शोषणकारी और दमनकारी बनाए, जबकि इन्हीं के समकालीन राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, विवेकानंद, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तियों नहीं होता है ना, ऐसे लिखा जाता है, एक मिनट, ऐसे व्यक्तित्व आधिता, ठीक है, व्यक्तित्व, ठीक, व्यक्तित्वों में संस्कारों की झलक देखने को मिली। इन्हीं संस्कारों ने इनको इतिहास के पन्नों में प्रमुख स्थान दिलाया। जहां एक समय तक मनुष्य पहाड़ों, पेड़ों से, मैदानों से खतरों में चलते उतरना डरता था, आज का समय जिसमें मैदानों, समुद्रों की बात तो छोड़ो, मनुष्य वर्ड हमेशा नहीं यूज करना, मैंने आप लोगों को बताया है कि मानव वर्ड यूज कीजिए, ठीक है। चांद पर कदम रखा है, यही तो सभ्यता का विकास है। हमारे संस्कार की ही देन है, हमारी सभ्यता को सहेज कर रखा है इस बढ़ते भौतिकवादी संसार में, जहां एक और कुछ सभ्यताएं जिनको कुछ इतिहासकार भारतीय संस्कृति से प्राचीन का दर्जा देते हैं, वह अब कहीं खो सी गई है। अच्छा, कहीं खो सी गई है, जहां पड़ोसी को नहीं पहचानता, सही बात है। जहां परिवार एक संस्था बनकर रह गया है, जहां संस्कारों की जगह भोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने को प्राथमिकता दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरह भारतीय सभ्यता अपनी अक्षुण्ण नहीं होता है, अक्षुण्य होता है, अक्षुण्य, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। मतलब ये आ ऐसे लिखो, ये ऐसे छा बनाओ, ये या, ठीक है, और ये अक्षुण्ण, क्लियर, ऐसे आपको लिखना है। अक्षुण्ण अवस्था में है, यहाँ पड़ोसी को पहचानने की बात तो छोड़ो, बल्कि आपसे पड़ोसी का इतना गहरा रिश्ता जुड़ जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि यही हमारी सभ्यता की पहचान है। हालांकि हमारी सभ्यता भी इस भौतिकतावाद के छींटे जरूर पड़े हैं, लेकिन
छाँव, लेकिन अभी भी इन काले बादलों की छाँव, ठीक है, बादलों की छाँव, बादलों की छाँव नहीं होती, बादलों की परछाई इतनी बड़ी नहीं हुई है कि हमारे गांवों में अंधेरा कर दें। और हमारे गांव ही भारतीय सभ्यता की पहचान दिलाते हैं, भारतीय सभ्यता की पहचान दिलाते हैं कि भारतीय संस्कृत की पहचान दिलाते हैं। यहाँ पे आपसे गलती होगी क्योंकि लिख कुछ और रहे हो, कहना कुछ और चाह रहे हो। हमारे गांव ने हमारी सभ्यता को सहेज कर रखा हुआ है, सभ्यता को कि संस्कृति को या हमारे संस्कारों को। इसका पता हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जब गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो गांव के किसी भी घर में चूल्हा तब तक नहीं जलता जब तक कि उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार ना ही हो जाए, ठीक है। वहीं शहरों की बात की जाए, मुझे हंसी इसलिए आ रही है यहाँ पे क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, संस्कार, ठीक है, और यहाँ पे बात क्या आ रही, अंतिम संस्कार जब तक उसका ना हो जाए। मतलब सोचिए हम लोग अभी संस्कार को पूरा पढ़े भी नहीं है, 16 संस्कार हमको पढ़ने हैं और उन 16 संस्कारों में हमने अंतिम संस्कार की बात पहले कर दी। चलिए कोई बात नहीं, बस एक दीवार का अंतर होता है, जहाँ एक और शोकाकुल माहौल होता है तो वहीं दीवार के दूसरी ओर जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी चल रही होती है। यत्र नारस्ते पूजनते तत्र देवता रमनते, यहाँ से टूट रहा है, इसको लाइन बनाते जोड़ने वाली कोई, ठीक है, इसको ब्रेकअप यहाँ पे इसका हो गया बेचारे का। हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ, कला, साहित्य, त्यौहार और मेलों की महती भूमिका है। जहाँ हम एक त्यौहार को मनाकर सोते हैं तो दूसरी अगली सुबह दूसरे त्यौहार की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। त्यौहारों पर एक दूसरे के गले मिलना, मिठाइयाँ बांटना और प्रेम भाव को बढ़ाना, इन्हीं से तो संस्कारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। और तो छोड़ो, हमारे यहाँ स्कूलों में पास होने पर छात्र छात्राओं द्वारा भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है और समाज में सभी को बांटा जाता है। यही संस्कार तो हमें अन्य से बेहतर बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी इन्हीं परंपराओं, रीति रिवाजों, त्यौहारों पर ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लगती जा रही है। जहाँ रक्षाबंधन अपनी बहन बेटियों की रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, आज उन्हीं बहन बेटियों, माताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ती नजर आ रही है। नित्य रोज बलात्कार, यौन शोषण, घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। आज एक आयशा को इसलिए नदी में कूदकर जान देने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि उसकी आज़ादी भरने वाले पंखों को सामाजिक ताना बाना देकर काट दिया जा रहा है। समाज में व्याप्त कुरीतियों ने उन्हीं आज़ादी को छीनने का काम किया है। जहां हम एक तरफ अपनी धरती माता पर मरने मिटने की कस्में खाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपनी माताओं बहनों को खुद आत्महत्या करने हेतु विवश कर रहे हैं। आज यत्र नास्ते पूजन्ते, अब ये देखो वहाँ पे आपने जो लिखा था उसको इरेज करो, वहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। आज यत्र नास्ते पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते की अवधारणा खंडित होती दिख रही है। हमारे संस्कार प्रत्येक परिस्थिति में मानवता को केंद्र में रखकर कार्य करने पर आधारित हैं, लेकिन हमें इन्हीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं भी देखने को मिली हैं। जब व्यक्ति अपने चंद पैसे के लोभ लालच के चलते ऐसे कार्यों को अंजाम देता है तो वहाँ संस्कारों के बिखरने की अनुभूति होती है। वर्तमान परिदृश्य को ही ले लीजिए, लीजिए लिखा है, ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए, जहां हमें डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन, सिविल सेवक, निजी संस्थाएं ऐसी देखने को मिले जिन्होंने कोरोना काल में महामारी से लोगों की ज़िंदगी बचाने हेतु दिन रात एक कर दिया। कहीं हमें ऑक्सीजन लंगर देखने को मिले तो कहीं हमें भीलवाड़ा मॉडल। किसी ने मजदूरों का दुख दर्द समझते हुए आलीशान बंगलों को गिरवी रखकर मजदूरों को हजारों किलोमीटर दूर उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, तो किसी ने अपने निवास स्थल को ही कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया। यही तो संस्कार हैं जिनके लिए हमारी सभ्यता सबसे अलग पहचान रखती है और इनके जैसे व्यक्तित्वों को चलते हमारी सभ्यता में नैतिकता के गुणों को बनाए रखने में सहायता मिलती है। वहीं दूसरी ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली जिन्होंने हमारी सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का, यहाँ सभ्यता नहीं आएगा, यहाँ संस्कार आएगा, है ना। हमारी यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो कई जगह पे, क्योंकि आपको सभ्यता और संस्कार को संयोजित करना है अलग अलग तरीके से, ठीक है। कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया। सभ्यता सबसे अलग पहचान, जिनके लिए हमारी सभ्यता सबसे अलग पहचान रखती है और इनके जैसे व्यक्तित्वों को चलते हमारे सभ्यता में नैतिकता के गुणों को बनाए रखने में सहायता मिलती है।
वहीं दूसरी ओर ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली जिन्होंने हमारी सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। ठीक है, यहाँ आप संस्कार ऐड करिए। गाँव में बहती लाशें, शमशानों में मृत शरीरों को नोचते गिद्ध, कुछ चंद पैसों के खातिर किसी से माँ बाप तो किसी के भाई बहन को छीन लिया। जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं तो मन मस्तिष्क अंदर से भावुक हो उठता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान के चेहरे के पीछे राक्षस छिपा बैठा हो, जिन्होंने संस्कारों को तो बाजार में बेच दिया। आप समझ रहे हो क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि संस्कारों को आपको वहाँ पे पुट करना है। ठीक है, यही लोग किसी संस्कृत सभ्यता के लिए विनाश बनकर आते हैं। गलती शायद कहीं ना कहीं हमारी ही है आगे आएगा, क्योंकि जिस तरह से हम भोग विलासिता की तरह उन्मुख हो रहे, वहीं दूसरी तरफ अपने रीति रिवाजों, अपनी परंपराओं, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। उसी का परिणाम है आज हम जहाँ जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और स्वच्छ ऑक्सीजन की जगह जहरीली गैसों को सांसों के माध्यम से अपने अंदर खींच रहे हैं। कहीं ना कहीं यही जहर हमारी रगों में बहते हुए मन मस्तिष्क तक पहुँच रहा है। इसी जहर का असर हमें संस्कारों को भूलने पर मजबूर कर रहा था तथा प्रगति के नाम पर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनों को नष्ट करने हेतु उतावला बना रहा है। आज जहां संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की चाहत में माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। जो रिश्ते ज़मीन पर बैठकर एक थाली में भोजन पर केंद्रित होते थे, वही रिश्ते और ज़मीन से उठकर अब यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी लाइन लिख सकते हो कि जो रिश्ते ज़मीन पर बैठकर एक थाली में भोजन करने पर केंद्रित थे, वही रिश्ते आज जमीन के लिए आपस में लड़ने मरने को तैयार हो गए। ये बता सकते हो। तो जमीन का और भोजन का रिलेशन बन जाएगा। उठकर टेबल कुर्सियों, पिज्जा, बर्गर तक सिमट कर रह गए। हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कारों का वर्णन करते हुए संस्कारों को विशेष महत्व का दर्जा दिया गया, जिसमें परिवार की प्रमुख भूमिका होती है। एक समय था जब माता पिता के बाद अध्यापक को बच्चे का दूसरा अभिभावक समझा जाता था। उनके बीच भले ही खून का रिश्ता न हो, लेकिन उनसे कम भी न था। अध्यापक बच्चे में उन संस्कारों की रिक्तियों को भरने का काम करता था जो संस्कार उसे माता पिता परिवार से छूट जाते थे, परिवार से मिलने पे छूट जाते। यहाँ पे लाइन एरर है, अभी बताएंगे यहाँ पे क्या आप एरर सही करेंगे। अध्यापक बच्चे में उन संस्कारों की रिक्तियों को पूरा करते थे जो माता पिता से रह जाते थे, ऐसे आपको बताना है। लेकिन आज के दौर में अध्यापक और बच्चों के रिश्ते ब्लैक बोर्ड से कक्षा की बेंचों नहीं होता है, बेंचों होता है। ठीक है ना, बेंचों के बीच दूरी तक ही सिमट कर रह गए। इस बदलते परिदृश्य में हम बच्चों में कैसे संस्कारों की उपेक्षा रख सकते हैं? इसी के परिणाम के चलते हमें संस्कार विहीन चरित्र देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से पूरी सभ्यता संस्कृत को शर्मसार होना पड़ता है। इस संदर्भ में ज़रूरत है हमें अपने संस्कारों को, जिन्हें हमने अपने माता पिता, बुजुर्गों, अध्यापकों से ग्रहण किया है, उनको हमारी आने वाली पीढ़ियों हेतु तो सहेज कर रखने की। माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों ना, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है वो दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं हो सकती। ठीक है, हमें भौतिकतावाद, विलासितापूर्ण जीवन और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से बचाना होगा, खुद को बचाना होगा। यहाँ पे खुद लिखो। अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों और अपने समाज को पर्याप्त समय देना होगा और तैयार हो रही नई पीढ़ी को दिखावटी संसार से बचाते हुए किस तरह से संस्कारों को प्रफुल्लित यहाँ वर्ड नहीं आएगा। प्रफुल्लित क्या होता है? प्रफुल्लित का मतलब होता है खुशनसीबी, प्रस्फुटित, है ना। किस तरह से संस्कारों को प्रस्फुटित किया जाए, या आप यहाँ पे प्रज्वलित लाएंगे, ठीक है, लेकिन प्रफुल्लित नहीं आएगा। प्रफुल्लित होता है खुशी का, हंसी का, मजाक का, ठीक है। प्रज्वलित का मतलब उनके अंदर से बाहर निकालेंगे, ठीक है, या उनके अंदर इंजेक्ट करेंगे। इस बात पर विचार करना होगा। हमें अपने रीति रिवाजों, त्योहारों, मेलों की महत्ता स्वयं को और बच्चों को अवगत कराना होगा। स्वयं के साथ साथ बच्चों को भी अवगत कराना होगा। हम सिर्फ दिवाली पटाखे फोड़ने के लिए न बनाए, बल्कि अंधकार पर विजय के उपरांत समझते हुए अपनी बुराइयों को त्यागने और अच्छाइयों को अपनाने के रूप में बनाएं। हम ईद को, अब यहाँ पे इस आपकी टोन में ना रफ्तार आनी चाहिए, ऊंची टोन होनी चाहिए। जैसे नहीं होता है कि जो कव्वाली लोग कहते हैं, ताल जब ठोकते हैं तो लास्ट जब उनकी कव्वाली की होती है तो थोड़ी उनकी जो ताल होती है वो तेज़ हो जाती है। तो वैसे ही आपकी ताल यहाँ पे तेज़ हो जाए कि हम सिर्फ दिवाली को ऐसे ना मनाएं, हम ईद को आपसी सौहार्द की भावना के साथ मनाएं। संस्कार और संस्कृत मिले, ऐसे हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले, जैसे हम मिलजुल कर रहें, ऐसे
कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिलें जैसे, इसको थोड़ा और बताइए, थोड़ा और सही तरीके से इसको बताइए। यहाँ पे ये कोटेशन तो आपने सही लिखा है, लेकिन इस कोटेशन को ऊपर के मर्म से बताते हुए बताइए। अभी बताएंगे, अभी आपका पूरा ऐसे बता देंगे कि आपको किस तरीके से इसको लिख कर प्रेजेंट करना चाहिए था। ठीक है, 2-3 पेज और बचे हैं, पढ़ लेते हैं। बहुत बड़ा ऐसे आपने लिखा है ना। सरकार भी हमारी संस्कृति और संस्कारों को सहेजने हेतु काफ़ी प्रयास कर रही है, और फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, इस कड़ी में कुछ प्रोग्राम चलाए हैं जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, अतुल्य भारत, पर्यटन पर हमारी धरोहर हमारी पहचान आदि महोत्सव, स्वदेश दर्शन, कर्मयोगी मिशन, भारत दर्शन आदि। वास्तव में संस्कार के बिना मनुष्य एक मृत प्राणी है। निश्चित ही मनुष्य की आत्मा है। संस्कार और चरित्र एक दूसरे के पूरक हैं। एक संस्कारित और चरित्रवान व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन परिपूर्णता से करता है, जिसकी नींव परिवार रूपी संस्था द्वारा डाली जाती है। हमारी सभ्यता के दिए जलाए रखने में हमारे इन्हीं संस्कारों, वसुधैव कुटुंबकम और विविधता में एकता ने ऊर्जा देने का काम किया। धन्य है भारतीय संस्कृति के पावन संस्कार, इससे दुनिया को सीखना चाहिए। केवल भौतिक जीवन में विकसित बनने से काम नहीं चलता। भौतिक जीवन की सार्थकता तभी है जब इसमें संस्कारों का सम्मिश्रण हो, तभी एक पूर्ण विकसित सभ्यता कहलाएगी। जिस देश के नागरिकों के संस्कार अच्छे होते हैं, वहाँ की संस्कृति की चर्चा हर जगह होती है। इस कोटेशन को भाई साहब आप बीच में लाते तो और मज़ेदार ये बन जाता। देखिए, पहली कमी आपके इस पूरे एसे में सबसे बड़ा लिखा है। ठीक है, 16 पेज में तो कतई मत लिखिएगा, लिख दिया है आपने, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आपका है। बट नेक्स्ट टाइम से पूरी कोशिश करिए कि 8 पेजेस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम 10, बस इससे ऊपर नहीं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब आपको भी चिंता हो रही है सर इतनी देर से तो आप पढ़ने में ही लगा दिए। तो पढ़ने में इसलिए लगा दिए क्योंकि आपने इतना पढ़ा लिख कर भेजा है। ठीक है, तो देखिए जो आपने ऐसे लिखा है ना, इस ऐसे में करंट का आपने कुछ इवेंट डाला है। ठीक है, जैसे आयशा का आपने जिक्र किया है, अच्छी बात है। आपने कोविड-19 के पेंडेमिक का जिक्र किया है, अच्छी बात है। आपने यत्र नारस्ते पूजनते त्योहारों का जिक्र किया है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो गई कि आप कहीं कहीं पर संस्कार की जगह सभ्यता ही लिखती है, तो वो बातें एक दूसरे से लिंक नहीं हो पाई और वो बातें एक दूसरे से अलग अलग हो गई, है ना। तो वहाँ आपको इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहाँ आपको संस्कार लिखना था और कहाँ आपको सभ्यता लिखना था। ठीक है, अभी दिखाएंगे आपने कहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन लाइन की है। दूसरी कमी ये हो गई है कि आपने एंसेंट इंडिया या कहें कि मानव के जीवन के विकास की यात्रा को हिस्टोरिकल के रूप में बताया है, इसे इमोशंस के रूप में नहीं बताया। मतलब इतिहास जैसे अपने कालचक्र में चलता रहा, उसी कालचक्र के अनुरूप आपने अपनी बातों को बताने का प्रयत्न किया। आपने यहाँ पे ये नहीं बताने की कोशिश की कि वास्तव में जो इतिहास है उसका मानवता और उसका संस्कार के साथ में क्या संबंध था। उसमें भाषा शैली को उतना बेहतरीन नहीं गुंथित किया। अभी जितनी कमियां बता रहा हूँ सारी कमियां दूर करने के लिए मैं इस पूरे एसे के आपके 16 पेज के एसे को पढ़कर भी फ्रेम सहित बता दूंगा कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, अभी सुनते जाइए बस। तो ये चीज़ हुई। दूसरी एक और बात यहाँ पे, जब आपने यहाँ पे ये लाइन लिखी संस्कार और सभ्यता का, ठीक है, तो ये लाइन इस पूरे के पूरे प्रश्न की शुरुआत को और मध्य को डिस्टर्ब कर रही है। आप इसे मध्य में ला सकते हैं, आप इसे लास्ट में ला सकते हैं। अगर आप शुरू में इसे लाते हैं तो इसी को एक्सप्लेन करते जाएं, फिर यहाँ पे एंसेंट इंडिया को मत लाएं किसी भी तरीके से। और अगर आप पहले एंसेंट इंडिया को लाते हैं तब एंसेंट इंडिया को लाते वक्त आधुनिक मानव के साथ में वैश्वीकरण के साथ में इसको कंपैरिजन कर दें, है ना। क्योंकि ये जो बातें हैं यहाँ पे ये कालक्रम को खंडित कर रही हैं। आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप ये कालक्रम को खंडित कर रही हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि एंशिएंट इंडिया में मानव सभ्य तो था नहीं। यहाँ पे आप जो ये बातें लिख रहे हो ये तो दोनों के तुलनात्मक है ना। पहले हम ये तो बताएंगे कि मानव के अंदर संस्कार आए कहाँ से और संस्कार आने के बाद उसने सभ्यता का विकास कैसे किया, और जब संस्कार आ गए और उसने सभ्यता का विकास कर लिया तो उस सभ्यता ने किस तरीके से संस्कारों को तोड़ने का प्रयत्न किया, तब आप बताएंगे ना कि ये कैसे यहाँ पे आएगा। समझ रहे, हमने आपको दे तो दिया, लेकिन वही होता है ना कि उपयोग हमें कहाँ पे और किस तरीके से लाना है ये बाद में पता चलता है। ठीक,
अब जैसे यहाँ पे शब्द हैं, कुछ शब्दों को आपको देखना है, ठीक। यहाँ पे जैसे आपने बताया है तो यहाँ पे क्या हुआ है इस जगह पे कि आपने सभ्यता समाज के बनाए नैतिक नियमों पर आधारित होती है तथा वहीं संस्कार व्यक्ति को अपने माता पिता, अब ये बार बार आप माता पिता और गुरुजन बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लास्ट में आते आते फिर आपने माता पिता और गुरुजन को रिपीट कर दिया। एग्जामिनर को लगेगा कि इस बंदे के पास शब्द नहीं बचे थे तो इसलिए इसने पुरानी बातों को फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। फिर बात आती है यहाँ पे आपके लिए कि जैसे आपने ये वर्ड यूज किया आदमखोर, आदमखोर नहीं यूज करना है। आदमखोर का मतलब समझते हो क्या होता है कि मतलब बहुत ही बेकार टाइप का, कि आदमखोर होता है पागल टाइप का इंसान, जरा सा भी उसको पता नहीं होता है। वो लोग आदमखोर वर्ड यहाँ पे नहीं उपयोग करते हैं, वो यहाँ पे बर्बर और असभ्य, और जब आप सभ्यता और असभ्यता के, जब आप सभ्यता और संस्कार लिखते हैं तो यहाँ पे आदमखोर की जगह आप असभ्य लिखेंगे, बर्बर लिखेंगे। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया तो वहाँ पे आपको ऐसे दो वर्ड मिलते हैं कि असभ्य थे मानव और बर्बर थे, ठीक है। तो आप ये चीज़ बता देंगे। फिर आपने कई जगह पे आपने ये वर्ड यूज किया अनुभूति का, ठीक है। अनुभूति एक तरीके का अलग वर्ड है। मतलब क्या है अनुभूति का? अनुभूति यहाँ पे इस चीज़ को दर्शा रहा है आपका कि जब मानव आदमखोर जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसे अपने अंदर छिपे संस्कारों की अनुभूति का ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था, नहीं ज्ञान ना था, ठीक है। ये भाषा शैली को आपको बेहतरीन बनाते हैं। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जब मानव आदमखोर, यानी कि आदमखोर की जगह आप बताएंगे असभ्य। जब मानव असभ्य या बर्बर जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसे अपने अंदर छिपे उन संस्कारों का रसपान न था। समझ गए? अनुभूति ये जटिल वर्ड हो जाता है। आप यहाँ रसपान का बताएंगे, रसपान न था, तब वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नित्य दिन रात, ठीक है, जटिल से जटिल कार्य करता था। जानवरों, कीड़े मकोड़ों आदि के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करता था। मौसमी परिघटनाओं से वो अनजान था। ऐसे आप बताइए, है ना। तब ये आपका उत्तर थोड़ा भाषा शैली के रूप में बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे किया है कि उसने न केवल प्रकृति से प्रेम करना सीखा बल्कि इसके बिना वह स्वयं को असहज महसूस करने लगा। यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा इम्प्रूव करना है। क्या? कि जिसका उदाहरण हमें प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखने वाली समाधान प्रणाली में मिलता है, जहाँ पर व्यक्ति को जानवरों के साथ साथ दफनाया तो जाता ही था, साथ ही कई सारे उस समय के अंतिम संस्कारों के साथ भी उसे दफनाया जाता था, जो न केवल उस समय के प्रकृति प्रदत्त प्रेम को, प्रकृति प्रदत्त, दोनों लाइनें समझना, प्रकृति प्रदत्त प्रेम को, उनके लगाव को दर्शाता है, बल्कि उनके साथ इस बात को भी महसूस कराता है कि उनको कैसे अपना जीवन जीना है, ठीक है। तो अब आप ऐसे बता दीजिए, उनका जो तारतम्य है या उनका जो तादात्म्य है या जो उनकी समरसता है कैसे प्रकृति से जुड़ गई, और यहीं से उनके अंदर कैसे संस्कारों का प्रस्फुटन हुआ, है ना, बीजों का अंकुरण हुआ। अंकुरित वर्ड नहीं, अंकुरण, ठीक है, अंकुरण। तद्भव वर्ड आपको यूज करना, तत्सम नहीं यूज करना है यहाँ पे। और इन्हीं के चलते सभ्यता भी अपनी नवजात अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर, शिशुवत अवस्था से, ठीक है, कदम रख रही थी। धीरे धीरे इसने इतना बड़ा आकार लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि सभ्यता अपनी नवजात अवस्था से, है ना, आपको यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ से संस्कृति किस तरीके से अपने कदम ताल मिलाते हुए सभ्यता की ओर उन्मुख हो रही थी, है ना। क्योंकि संस्कृतियाँ ही तो आगे चलकर सभ्यता बनी थी, ना कि ये सभ्यता थी और ये बहुत छोटी थी और फिर ये बड़ी सभ्यता बनी। आपको ये पता होना चाहिए, जब आप हड़प्पा पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप तीन चीज़ें पढ़ते हैं। क्या? कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और अंतिम हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो जब आप ये पढ़ते हैं परिपक्व, तब वहाँ पे हड़प्पा पढ़ते हैं। लेकिन हड़प्पा कब बना? हड़प्पा कई संस्कृतियों से बना मिलके, ठीक है। तो आप ऐसे बताएंगे कि कई संस्कृतियाँ मिलकर जो सभ्यता का निर्माण करने लगी, ठीक। तो यहाँ पे आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने लिखा है कि आपस में एक दूसरे के साथ उलझने, और ये उलझने तब युद्धों में बदल गई, पता ही न चला। और इस बदलती सभ्यताओं के बीच में हमें, फिर यहाँ पे आपने देखो एक और चीज़ की है, हाँ,
जिन्होंने व्यक्ति को पाठ पढ़ाया इनमें प्रमुख थे। जैसे आपने यहाँ पे बिल्कुल साधारण तरीके से बता दिया महात्मा बुद्ध और महावीर, इनको साधारण तरीके से नहीं बताना है, इनको और बेहतरीन तरीके से बताना है, धर्म सुधार आंदोलन को जोड़ते हुए बताना है। अभी बताएंगे, अभी पूरा ऐसे हम आपको पढ़ के बता देंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे ऐसे। यहाँ पे आपने जो बताया कि अशोक ने सारा राजकाज छोड़कर, ये गलत है। राजकाज छोड़कर सन्यासी थोड़ा ना हो गया। राजकाज जो ये वर्ड है ये किसके लिए आता है? बुद्ध और महावीर के लिए। तो राजकाज इनके लिए नहीं आता है। पूरी तरह अहिंसात्मक भी नहीं हुए थे, ये भी आपको पता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से हटा देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है आपकी कि संस्कार तो हैं जिन्हें मस्तिष्क पटल पर बौद्ध की शिक्षाओं ने कुछ प्रेरक का काम किया, इसलिए संस्कारों को अंतर। अब देखो, आपने अशोक बता दिया, पहले बौद्ध बताया, फिर अशोक बताया, फिर बौद्ध बता रहे, तो क्रम टूट रहा है। ऐसा क्रम नहीं तोड़ना है आपको, ठीक है। जब बौद्ध बता रहे हो तो बौद्ध को ही बताओ, और फिर बौद्ध के विचारों को बताने के बाद उनके परिणामों को बताओ, ठीक है। तो आपका ये उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए, ये आपने इतना कर लिया। फिर यहाँ पे आती है बात, संस्कार ही तो थे यदि इन्हीं अनुभूति ना हो। देखो, अनुभूति ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा। अगर वहाँ पे आप रसपान कर देते और यहाँ पे अनुभूति कर देते तो अच्छा लगता है एग्जामिनर को। फिर आपने यहाँ पे लिखा, संस्कार ही तो थे जिन्हें देखकर चाणक्य ने भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, ठीक है। संस्कार ही तो थे जिसकी बदौलत कृष्णदेव राय जैसे पराक्रमी हुए। अब यहाँ पे बीच का इतना बड़ा गैप आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री को ब्रेक करना है। और मेरा यही मानना है कि जब भी आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, आपकी लेंथ इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि आपका जो ऑप्शनल होता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसे में हर एक चीज़ इक्वल होना चाहिए। अब सोचो, आपके 4 पेज हो चुके हैं और चारों पेजों में एक ही बात अभी कॉमन मिल रही, क्या? हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री मैक्सिमम आपकी 1 पेज, मैक्सिमम 2 पेज, इससे अबव नहीं। अगर 8 पेज का आपका ऐसे है तो हिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 पेज, इससे ऊपर नहीं। और भी सब्जेक्ट को डालो, कल्चर को डालो, नए नए इवेंट्स को डालो, ज्योग्राफी को डालो, ठीक है, करंट अफेयर्स को डालो, ठीक है। तो इससे आपका उत्तर बनता है। फिर यहाँ पे आपने अकबर को अनपढ़ होने के बावजूद भी, ऐसे नहीं बताना, अकबर की घटनाओं को बताओ जो संस्कार को दर्शाते हैं, ठीक है। अकबर की घटनाएं क्या, कि जैसे हेमू को जब मार दिया गया बैरम खां के द्वारा, और हेमू की आंख में तीर लग गया था, लेकिन जब बैरम खां ने तीर लगने के बाद भी हेमू को तलवार से मार दिया बिना अकबर की अनुमति के, तो अकबर नाराज हो गया। और आगे चलकर उस युद्ध के बाद अकबर ने बैरम खां को अपने दरबार से भगा दिया। पहले तो कुछ वर्षों तक जेल में रखा, फिर भगा दिया उसे, है ना। तो ये उसके संस्कार थे कि युद्ध भी हो तो युद्ध नीति के तहत हो, समझ रहे। तो ऐसे आप बताएंगे। यहाँ पे वो कई धर्म सभाओं में भाग लेता था, उसकी खुद के व्यक्तिगत ये संस्कार थे। उसने कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, उसने दीन इलाही धर्म को चलाया था, ठीक है, क्योंकि वो उसके संस्कार थे और उन्हीं संस्कारों से प्रेरित था उसका दीन इलाही। बताएंगे, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब वहाँ पे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जब भी आप लिखा करें तो उस इंसान को थोड़ा एक्सप्लेन करें, ठीक है। शोषणकारी, दमनकारी बनाए, जबकि इन्हीं के समकालीन राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, विवेकानंद, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, इनको एक्सप्लेन करो कि कैसे इन्होंने संस्कारों को प्रस्फुटित किया, संस्कारों में भी इन्होंने रूढ़िवादी संस्कारों को कैसे त्याग किया। अब राजा राम मोहन राय जिस समय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, उस समय समाज में तो ये भी संस्कार था सती प्रथा का, लेकिन ये रूढ़िवादिता का संस्कार था, इसमें तार्किकता नहीं थी। तो इसलिए अपने तर्क के द्वारा इनके इस रूढ़िवादी संस्कार को खंडित करके नवीन संस्कार समाज में एक तरीके से इंसर्ट किए या एक तरीके से प्रक्षेपित किए, ठीक है। ज्योतिबा फूले ने किस तरीके से जो निम्न जाति के लोग हैं उनको कैसे मोटिवेट किया और कैसे उनको मोटिवेट करके ये बताया कि आप एक तरीके से इस समाज से कटे हुए नहीं हैं, आप इस समाज की मुख्य धारा में हैं, आप इस भारत की धरा में उतना ही रोल प्ले करते हैं जितने के अन्य लोग। तो अतः आप अपने उन संस्कारों को देखें और उन संस्कारों से इस संस्कृत की रचना करें और इस संस्कृत से भारत रूपी सभ्यता का निर्माण करें। ऐसे बताइए।
विवेकानंद की बात करें तो विवेकानंद जहां शिकागो सम्मेलन में दुनिया को संस्कारों की तरजीह दे रहे थे, तो वहीं पश्चिम और पूर्व के संस्कारों को मिलाकर एक नवीन संस्कृत का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने मानवता को जीवन की प्रमुख सेवा बताया। उन्होंने धर्म की जगह पर मानवता को प्रमुखता दी और लोगों को ये सिखाया कि व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ करे या न करे, उसको दूसरों की सेवा अवश्य करना चाहिए, जो वास्तव में उनके जीवन में गुंथित उन संस्कारों का पर्याय था। गांधी ने अपने जीवन को केवल जिया ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में सिद्धांत परक राजनीति को और सिद्धांत परक व्यक्तित्व को बनाए रखा, जो कि उनके संस्कारों के कारण ही संभव था। लेकिन आज हम देखते हैं, अब यहाँ पे रिटर्न करो, तुरंत यू टर्न यहाँ पे ले लो, कि आज हम देखते हैं कि हमारे देश में अपवादों को अगर छोड़ दें तो आज की राजनीति में, आज के सामान्य जीवन में व्यक्ति के अंदर ना तो विवेकानंद की तरह सेवा है और ना ही गांधी की तरह संस्कार है, ना ही ज्योतिबा फूले की तरह वो मोटिवेशन है देने के लिए समाज को, और ना ही उस समय अंबेडकर की तरह कोई एक निष्पक्ष व्यक्ति। ऐसे बताइए आप, तो आपका उत्तर और बेहतरीन बनेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फिर से देखो वही रिपीट कर दिया, पहाड़ों से डरता था। ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। ये चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि अब ना इसके पास वर्ड नहीं बचे हैं, और फिर वो आपको वर्ड नहीं बचे तो वापस होता है। ठीक है, तो ये रिपीट नहीं करना है आपको, बताएं। अब समझ रहे हो आर का मतलब क्या था यहाँ पे, रिपीट। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपने ये लिखा है। अब ये बातें बिल्कुल वही पुरानी वाली रिपीट हो रही हैं, इसीलिए आपका बड़ा हो गया, क्योंकि पॉइंट आपने लिखे तो सारे हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को कई जगह पर रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको दूर होना है। बाकी तो अक्षुण्ण आपको पता है कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, अक्षुण्ण अवस्था, यहाँ पे छाँव, मैंने बताया था परछाई की बात आपको करनी है। ठीक है, हमारे गांव में। अब यहाँ पे देखो आपने क्या गलती की थी, यहाँ पे गलती आपने क्या की थी कि हमारे गांव में हमारी सभ्यता थोड़ा ना संस्कृत को सजो कर रखा है। ठीक है, संस्कृत को सजो कर रखा है, और वास्तव में उस संस्कृति में ही हमारे संस्कार बसते हैं। लेकिन शहरीकरण ने उस सभ्यता का रूप लेकर उन संस्कारों को बार बार तोड़ने का प्रयत्न किया है, या बार बार उन संस्कारों पर अपने आप को प्रक्षेपित करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, आक्षेपण किया है। आक्षेपण वर्ड अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे आप बताएंगे, यही आपकी यहाँ पे गलती हुई है, तो इस गलती को आप समझिए और इसे सुधारिए। फिर यहाँ पे बात आती है, हाँ ये आपने लिख दिया, यहाँ पे जो ये चीज़ है यत्र नारस्ते, ये बिल्कुल अवॉइड करिए यहाँ से, क्योंकि आगे आपने बताया ही है, तो ये क्रम में कहीं नहीं लग रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पे एक लाइन ये लिखी है कि किसी के घर में चूल्हा तब तक नहीं जलता जब तक कि उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार ना हो जाए। वहीं शहरों की बात करें तो वहाँ पर बस एक ही दीवार का अंतर होता है, जहाँ एक तरफ शोका कुल का माहौल होता है तो वहीं दूसरी तरफ जन्मदिन का हर्षोल्लास होता है। एक तरफ जहाँ पे लोग अपने आप को गमगीन मुद्रा में अपने आप को शोक के उस दिवस के रूप में मना रहे होते हैं, तो वहीं लोग अपने जन्मदिन की खुशियों का अंबार लगा रहे होते हैं। ऐसे आप बता दीजिए, मतलब भाषा में ना एक प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह ऐसा हो कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ कुछ इसने पढ़ाया है। ठीक, सुबह त्यौहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब ये को त्यौहार को आपने कई बार रिपीट किया है, तो ऐसा रिपीट मत करिए। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा कि बार बार त्यौहार पे ही फोकस हो जा रहा है। और तो छोड़ो, हमारे यहाँ स्कूलों में पास होने पर मिठाइयाँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अवॉइड कीजिए, यहाँ पे और अच्छे से बताइए। क्लियर। फिर यहाँ पे बात आती है धीरे धीरे परंपरा, रीति रिवाज, ये त्यौहार सारे टूट रहे हैं, रक्षाबंधन वगैरह, भाई बहन का त्यौहार। ये आपका पॉइंट बस थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपने लिखा, और ये करंट से आपने जो ऐड किया है ये भी आपका अच्छा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है हाँ कि माताओं बहनों को आज ये तनाजते, ये देखो यहाँ पे सही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप बता रहे हैं वर्तमान परिदृश्य में कोविड-19, इन सबको पहले लाओ। अब ये जितनी भी पॉइंट है ना पैरा, ये दोनों पैरा आगे आएंगे सबसे पहले, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे दुख दर्द समझते हैं, निवास स्थल, इसको शॉर्ट में करिए पूरा। ये काफ़ी आपने डिटेल में बता दिया, इतना डिटेल में नहीं बताना, तभी तो पेज बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप उसी जगह पे कोविड-19 के बारे में बता देते एक ही पैरा में, तो और बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने लिखा है जब इंसान के पीछे चेहरा राक्षस बैठ जाता है, संस्कारों को बेच दिया जाता है, इसको वहीं पे जोड़िए अच्छे ढंग से। क्लियर।
गलती कहीं ना कहीं हमारी है। अब देखो रीति रिवाज परंपरा फिर से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझिए कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ रिपीट करना है, क्या चीज़ कहीं पे रिपीट नहीं करना है। इन्वायरमेंट के बारे में आप लिखा, संयुक्त परिवार के बारे में लिखा है, माता पिता के बारे में लिखा है। अब देखो यहाँ पे आपने माता पिता गुरु को फिर से रिपीट किया और आपने फर्स्ट पेज पे भी ये बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि आपने रिपीट किया यहाँ पे बात को। तो ये ध्यान दीजिए कि कहाँ पे हमें रिपीट करना है और कहाँ पे हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपने लिखा है क्या, बुजुर्गों, अध्यापकों, ठीक है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो लाइन है आपने बहुत अच्छी लिखी है, यहाँ से अवॉइड करके दूसरी जगह लिखिए, ठीक। शुरू में जब आप वहाँ पे गुरु के बारे में बताते हैं ना, वहीं पर बताइए, क्योंकि ये लाइन अच्छी हो सकती है। क्यों अच्छी हो सकती है? क्योंकि इसमें उस बात को, जो गुरु की बात आप कहते हो ना, माता पिता के बाद अगर कोई गुरु होता था तो शिक्षक होता था, तो वहाँ पे ये बात और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हमें भौतिकतावाद, विलासितापूर्ण जीवन बचाना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ज़िंदगी दौड़ भरी, भागम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से बचाना होगा। फिर यहाँ पे आपने आगे लिखा है, हाँ, प्रफुल्लित, ये तो बता ही दिया था मैंने। फिर देखो यहाँ पे आपने त्योहारों को बार बार बताया ना, ये सब पहले आएंगे, तब आपको यहाँ पे और अच्छी वर्ड शॉर्ट हो जाएगा। जो ही आप ऐसा करेंगे ना, आपके अपने आप यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे। ये जैसे आपने लिख तो दिया, लेकिन ऊपर नीचे आपने देखा नहीं कि इसको यहाँ पे डालना कितना रिलेवेंट है, ठीक है। और निष्कर्ष को थोड़ा और अच्छे से बताइए। और यहाँ पे आपने जो 2-3 कमियाँ और की हैं वो ये कि लवासना का आपने यहाँ जिक्र नहीं किया, ठीक है। आपने यहाँ पे स्वप्ना का जिक्र नहीं किया, आपने यहाँ पे आईएएस ट्रेनिंग सेंटर का जिक्र नहीं किया, यानी कि लवासना ही, लेकिन कई आईएएस ऑफिसर का आप जिक्र करते ना कि संस्कार और सभ्यता का मतलब क्या है। अगर संस्कार होता तो अगरतला का डीएम, ठीक है, सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने ना चला जाता। और ऐसा भी दिखाइए कि कई बार ऐसा होता है कि सभ्यता और संस्कार में टसल होती है, लेकिन वो टसल कई बार स्थायित्व को प्रदान कराती, कई बार प्रगति उन्मुख होती है, तो कई बार प्रगति पतोन्मुख होती है। यानी कि एक तरीके से गुंथित करते हुए इसे बताइए, तो आपका ऐसे और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपने लिख लिया इस तरीके से। अब जैसा कि हमने आपसे कहा है, हालांकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, आपके वीडियो में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन बहुत ही क्विक फास्ट मोड में हम बता देंगे ताकि आप समझ जाएंगे कि अच्छा भाषा शैली को ऐसे गुंथित किया जाता है, ठीक है। तो आप वैसे ही फिर लिखने की कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे बताएंगे कि प्राचीन काल में मानव जब अपने जीवन के आरंभिक यात्रा की शुरुआत करता है तो वास्तव में ना उसके मन में कोई संस्कार होता है और ना ही संस्कृत का कोई विचार होता है। वास्तव में वो अपनी बर्बरता और असभ्यता का परिचय देते हुए अपने जीवन की विकास यात्रा को आरंभ तो कर देता है, लेकिन नित्य मौसमी परिघटनाओं और प्रकृति के उस संरक्षण से धीरे धीरे वो सीखने का प्रयत्न करने लगता है कि आखिर उसे प्रकृति पे किस तरीके से विजय पानी है। और इस दिशा में वो आगे बढ़ते हुए न केवल फल फूल कंदमूल पर निर्भर रहता है, बल्कि आगे चलकर कृषि उत्पादन प्रणालियों में भी संलग्न होकर संस्कृति का निर्माण करता है, जो उसके अंदर संस्कारों को प्रज्वलित करते हैं। इन संस्कारों का प्रमाण तो हमें तब भी देखने को मिलता है जब वो अपने जीवन में सब अंत्येष्टि की क्रिया को संपादित करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब लौह का विकास हो गया, धीरे धीरे जब नगरीकरण की शुरुआत हो गई, तो ये वास्तव में सभ्यता में तब्दील हो गए। और सभ्यता में ये पूरी तरह तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने संस्कारों को अवक्षेपित कर दिया या संस्कारों का पूरी तरह से क्षरण कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि संस्कारों में कुछ कमी तो अवश्य आई होगी। और यही स्थिति आज हम वर्तमान में देखते हैं। इतनी तेजी से मूव ऑन करो, ठीक है। यही स्थिति आज हम वर्तमान में देखते हैं। वर्तमान की इस भागम भाग दौड़ वाली इस जिंदगी में हम देखते हैं कि आज लोगों के पास जो संस्कार हैं वो केवल उन्हीं तक सीमित रह गए हैं, लेकिन वो अपने आसपास के उस समाज में उन संस्कारों को प्रज्वलित करने का प्रयत्न नहीं कर पा रहे। जो प्रयत्न करते भी हैं तो उनका हंसी मजाक उड़ाया जाता है और उनका मखौल बनाया जाता है। उन्हें ये याद नहीं कि हंसी मजाक उस समय बुद्ध का भी बना था और महावीर का भी बना था। उन्हें याद नहीं कि उस समय हंसी मजाक अशोक का भी बना था और गांधी का भी बना था। उन्हें इस बात की याद नहीं कि उस समय हंसी मजाक विवेकानंद का भी बना था और अंबेडकर की भी बना था। लेकिन ये लोग ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जो हंसी मजाक अपने आप पे ना देखकर समाज की सेवा की ओर कृत संकल्पित हो गए।
इन्होंने अपने संस्कारों से इस समाज को एक नई संस्कृति प्रदान की और भारतीयता को दुनिया से रूबरू कराया। इन्होंने इस बात के लिए लोगों को प्रेरणा प्रदान की कि वो आगे चलकर जब सभ्यता का निर्माण करें तो उस सभ्यता में अपने संस्कारों को न भूल जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि आज हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो केवल गांवों तक सीमित रह गई है और गांवों में भी अब धीरे धीरे करके सभ्यता का विकास होता दिख रहा है। आज हमारे शहरों को इतनी तेजी से बढ़ाया जा रहा है कि गांव अपने आप को मासूमियत भरी नज़रों से देख रहे हैं। आज जब हम देखते हैं कि समाज के कई वर्गों में संस्कारों की कमी हो जाने से उनमें सभ्यता का लोप आ जाता है और इस सभ्यता के लोप से उनके विचार बिल्कुल दूषित हो जाते हैं। आज जब हम देखते हैं कि आयशा नाम की कोई एक लड़की केवल सभ्यता के कारण अपने संस्कारों को संजोए रखने में असफल हो जाती है, आज जब हम देखते हैं कि राह में चलती हुई उन महिलाओं के साथ लोग फबत्तियां कसते हैं, वो वास्तव में सभ्यता के खिलाफ, संस्कारों के खिलाफ सभ्यता का एक प्रहार होता है। अतः हमें या आपको या हम सबको मिलकर इस सभ्यता की जगह पे संस्कारों को प्रज्वलित करना होगा। हमें सभ्यता के साथ साथ संस्कारों को भी प्रस्फुटित करना होगा। हमें इसलिए भी करना होगा क्योंकि ये भारतीयता की धरोहर है। हमें इसलिए भी करना होगा क्योंकि ये भारत के तन मन और धन में शामिल है। हमें इसलिए भी करना होगा क्योंकि ये भारत की संस्कृति को विश्व में उद्घाटित करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वास्तव में एक भारतीय की पहचान ही उसके संस्कारों से होती है, ना कि उसके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से। हमने देखा है कि इतिहास में अनगिनत ऐसे सूरवीर नायक और महानायक हुए हैं जिन्होंने न केवल अपनी युद्ध विजय के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तृत किया, बल्कि अपने संस्कारों के माध्यम से इतिहास के पन्नों में अपने आप को अमर बनाया। उनमें बात चाहे गौतम बुद्ध की हो, उनमें बात चाहे अशोक की हो, उनमें बात चाहे महावीर की हो, या फिर उनमें बात चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त की हो। इन्होंने सभ्यता को तरजीह तो दी, लेकिन संस्कारों से कभी समझौता नहीं किया। इन्होंने सभ्यता को बढ़ावा तो दिया, लेकिन संस्कारों का कभी गला नहीं घोटा। अतः आज हमें भी जरूरत इस बात की है कि हम भागम भाग बड़ी इस दौड़ में, हम वैश्वीकरण के इस दौर में सभ्यता की ओर उन्मुख तो हों, लेकिन संस्कारों से अपना मुंह ना मोड़ें। संस्कारों से जब हम मुंह नहीं मोड़ेंगे तो हमारे घर का कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग इंसान वृद्धा आश्रम में नहीं होगा। हमारे घर का कोई भी व्यक्ति आज अपने आटे की उस रोटी को छोड़कर बर्गर और पिज्जा की ओर पूरी तरह उन्मुख नहीं होगा। आज कोई व्यक्ति बलात्कार या यौन शोषण की ओर उन्मुख नहीं होगा, क्योंकि उसे ये याद रहेगा कि रक्षाबंधन में उसने अपनी बहन से एक वादा किया था। उसे याद रहेगा कि होली के त्यौहार में उसने ये कसम खाई थी कि अपने अंदर की बुराइयों को इस रंगों से बिल्कुल दूर कर देगा। उसको याद रहेगा कि दिवाली के समय में उसने इस प्रदूषण को दूर करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपने आप के साथ एक भी पटाखे नहीं फोड़े थे। उसको याद रहेगा कि ईद में जो रमजान का महीना है उसको किस तरीके से पावन बनाया जा सकता है। और जब उसको ये सारी बातें याद रहेंगे, जब उसको ये संस्कार सारे याद रहेंगे, तो उस देश की सभ्यता, उस देश की सभ्यता का समाज इतना बेहतरीन बनेगा कि आने वाली दुनिया उसका नाम इतिहास के पटाक्षेप में स्वर्णित अक्षरों से लिख देगी। ऐसे अब बताइए, और भी आगे है, लेकिन वही हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब काफ़ी टाइम हो जाएगा। मतलब सोचा करो, जब भी आपके पास पॉइंट आए ना, तो आपने पॉइंट लिख लिया और बैठ के बस थिंकिंग किया 1 से 2 घंटे कि यार मैं अगर स्पीच दूं इस चीज़ पे। अब सोचो, मैंने कोई स्क्रॉल नहीं किया, कहीं पे कोई रिटर्न नहीं है, कहीं पे आपके पेज को भी नहीं बदला, लेकिन आपके पेज के अधिकांश पॉइंट को कवर कर दिया ना। यही ट्रिक आनी चाहिए और ये आएगी। अभ्यास एक ऐसी चीज़ है ना कि जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश ला सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज आपने लिखा, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि 16 पेज में लिखा। बच्चों के 8 पेज नहीं भरते, लेकिन आपने 16 भरे। ये बात अलग है कि कुछ बातें रिपीट हुई, लेकिन भरे ना, हाथों को दर्द तो दिया। तो ऐसा ही दर्द अगर आप नित्य देते रहेंगे, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक रविवार हमारे साथ, तो यकीन मानिएगा कि जब आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे होंगे तो आपका जो स्तर है वो न केवल श्रेष्ठ रहेगा बल्कि सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। आपका जो व्यक्तित्व है वो न केवल उच्च रहेगा बल्कि उच्चतम को प्राप्त हो जाएगा।
इसीलिए हम आपको जो तैयारी करा रहे हैं वो बेहतर से और बेहतर बनाने की तैयारी करा रहे हैं, और उम्मीद है कि आप अपने आप को बेहतर से और बेहतर बनाएंगे। नित्य हमारे साथ प्रत्येक रविवार एक ऐसे लिखकर हमें भेजेंगे और अपनी इन कमियों को हर हाल में दूर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगली बार जब आप ऐसे लिखें तो वहाँ पर आपके साथ इन कमियों को हम ना देखें। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए ऐसे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।